रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँगा। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। ये हैकिंग का वर्ड बहुत चार्मिंग लगता है लोगों को। वो इस तरह से कि आपके हाथ में एक बंदूक पकड़ा देगी, आप चाहे जहाँ पे भी गोली चला के किसी को भी काम तमाम कर दो। कहीं पे भी कोई किडनैप करना है, किसी की इन्फॉर्मेशन ब्रीच करनी है, लाइक यू हैव गॉट समथिंग एबिलिटी के जिससे आप जो जिसकी आपको कोई इजाज़त ना दे वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। हैकिंग इसी तरह की एक एक्टिविटी है कि आप बगैर किसी की इजाज़त के आप किसी के इंफॉर्मेशन ऐसे तक रसाई हासिल कर लेते हैं। एथिकल हैकिंग उसी में का एक वेरिएंट है कि जैसे आपको शायद असद साहब ने बताया हो इंट्रोडक्शन लेक्चर में, 3 किस्म के हैकर्स होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट। ब्लैक हैट वो होते हैं जो टोटली कम्प्लीटली इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी कोई एग्जैक्ट एक्चुअल पहचान नहीं होती रियल वर्ल्ड में। वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उनके सूडोनेम्स होते हैं वहाँ पे, उनके साथ वो काम कर रहे होते हैं। उनको ट्रेस नहीं कर पाते लोग, लेकिन वो टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद होते हैं वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर और प्योरली जो काम कर रहे होते हैं वो इसी मकसद के लिए होता है कि जो हैकिंग का जो स्किल है वो अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, या सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री। वो इसको अपनी स्किल को यूज़ कर रहे होते हैं वाइट हैट हैकर। थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मतलब इस तरह से कि दे आर इन बिटवीन ब्लैक हैट एंड वाइट हैट। ये सबसे डेंजरस होते हैं, जिनका पता नहीं होता कि वेदर दे आर पार्ट ऑफ वाइट हैट या एक्टिविटीज़ लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह के बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं जो इस लोग होते हैं जिनकी क्लियर प्रोफाइल नहीं होती। आई कैन से एथिकल हैकिंग में क्या होता है? डार्क वेब को आप बैन नहीं कर सकते। अब डार्क वेब, अब इंटरनेट में आप जो आप आपको इसका मैं एग्जांपल दूंगा, मतलब सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके। इंटरनेट की दुनिया जैसे मैंने कहा राब्ते का जहान है, तो इसमें आप कहीं पे बैठ के कोई भी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अब जो गवर्नमेंट वगैरह जो एक क्वेश्चन है ना कि डार्क वेब को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती, क्योंकि ये टोटली कम्प्लीटली इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। तो ये ट्राइड्स के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट में। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर लूँ। गवर्नमेंट जब कोई भी सर्विस बैन करती है, आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लो, पबजी की एग्जांपल ले लो, टिकटॉक की कोई भी एग्जांपल ले लो, लोग फिर भी एक्सेस करते हैं। कैसे? वो वीपीएन वगैरह यूज करके जो भी होते हैं। अब इस तरह के तरीके के मतलब इंटरनेट अब एक ग्लोबल एक कनेक्टिविटी का एक जाल है। अब उसमें आप अगर आपको लोकली यहाँ से आपको कहा गया कि आप इस घर में बैठ के इस घर के दरवाजे, मतलब आपके घर के अंदर 3 कमरे हैं, एक कमरे के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आपने यहाँ से बैठ के जो बाहर से मतलब नहीं देख सकते कि बाहर क्या हो रहा है, पाबंदी लगा दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक रास्ता बना के ना दूसरे कमरे से वहां से देख लें। इंटरनेट की दुनिया में यही होता है। आप वो होता ये है कि आप उसमें होता ये है कि मतलब अगर आप कमरे की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कमरे के अंदर बैठे आप उसी कमरे के अंदर होते हैं, लेकिन आप एक चैनल बनाया होता है कि चैनल कैन बी आपने वहां पे एक सीसीटीवी कैम लगाया हो सकता है, आप या कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी आपने एक टनल बनाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आप देख रहे हो। आपकी फिजिकल लोकेशन वही होती है, लेकिन आप वर्चुअली यू कैन, लाइक मैं अगर कह रहा हूँ दूसरे कमरे से आप देखोगे, बैठे आप इसी कमरे से, लेकिन वर्चुअली यू आर लुकिंग फ्रॉम अदर रूम।
इंटरनेट की दुनिया में यही होता है कि आप जो वीपीएन वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें यही होता है कि आप बैठे पाकिस्तान में होते हो, इस्लामाबाद में होते हो, लाहौर में होते हो, लेकिन आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो वो अमेरिका की, ब्राज़ील की, इंग्लैंड की, पता कहाँ की होती है। वर्चुअली आप वहाँ पे पहुँचे हुए होते हो, वहाँ से बैठ के आप यूट्यूब, पबजी वगैरह खेल रहे होते हो, सब कुछ एक्सेस कर रहे होते हो। मोहम्मद साहब आप प्लीज़, मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा परमानेंटली अगर आपने दोबारा हरकत की। ये मैं आपको एक दफ़ा वार्न कर दूँ, अगर आपने छेड़खानी की आइंदा किसी ने भी, मैं उसको परमानेंटली बैन कर दूँगा। आई विल जस्ट किक हिम ऑफ, किक हिम आउट ऑफ दिस सेशन। स्ट्रिक्टली आई एम सीरियस अबाउट दिस थिंग। प्लीज़ डोंट डू इट अगेन, डोंट डेयर टू डू इट अगेन। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने, मैं इसी को साथ ही एड्रेस करता जाता हूँ। दैट्स क्वाइट रेलेवेंट टू द डिस्कशन जो मैं अभी कर रहा था वीपीएन्स की। वीपीएन्स सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी है, घर में आपके एंट्रेंस के लिए अगर एक गेट है ना, मेन गेट, जिससे आप अंदर आते हो बाहर जाते हो, आपका आने जाने का वहां पे है, आपके घर की सिक्योरिटी आपने इंश्योर करनी है, तो आप क्या करोगे, उसी एक गेट के ऊपर ताला लगा दोगे, ऊपर घर सेफ सिक्योर। अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए उसके ऊपर एक गनमैन खड़ा कर दो एक गेट के ऊपर, आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ। अगर आपके घर में दो दरवाजे हैं, दो गेट हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, दोनों दरवाजों को सेफ गार्ड करना पड़ेगा, दोनों को लॉक करने पड़ेंगे, दोनों के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड करनी है अगर आपको एक्सटेंडेड सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपके ज़्यादा बढ़ा दें, जितने आपके दरवाजे बढ़ा दें आपको सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा, अगर आपने जितना सिक्योरिटी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है उतना ही आपका रिस्क, आपका कंप्रोमाइज होना उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। लाइक अगर एक गेट है तो अगर दरवाजे से अगर डाकुओं ने से रॉबर्स ने आना है तो वो एक गेट को अगर आपने सेफ गार्ड कर दे तो वहां से उसको प्रोटेक्शन की जा सकती है, और उनके पास एक ही रास्ता है, वहां उस गेट से आ सकते हैं अगर आपका घर की दीवारें सब बाकी सब सिक्योर है। तो अगर आपके पास दो हैं तो उसका यह है कि आपको दो की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई है, डबल हो गई है कि वहां से दो से इंट्रूड कर सकते हैं रॉबर्स से, जो भी जिसने आना है। वीपीएन्स में यही होता है। अब ऐसे आपका कंट्री का गेट भी है आपके पास ग्लोबल जो आपका ग्लोबली पाकिस्तान कनेक्ट होता है वो कितने हैं, दो या तीन आपकी जो अंडर सी केबल्स हैं, या दो या तीन कनेक्शन है जितने भी हैं उनके थ्रू। तो आप ये जो सिक्योरिटी है, आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्लोबली आपको इंटरनेट कनेक्ट करे, यहाँ पे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को वो फिर वो सबलेट करते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस, तो उसने सिक्योरिटी उसके ऊपर इंश्योर करनी है। अगर आपने यहाँ पे एक और दरवाज़ा खोल दिया है, लाइक आपने वीपीएन यूज़ किया है, आपने कोई भी आपने इसके ऊपर वो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो यूज़ किया है। प्रॉक्सी सर्वर मैंने जैसे बताया कि आप बैठे पाकिस्तान में होते हो लेकिन वर्चुअली आप कहीं और ब्राज़ील, यूके, यूएस पहुँचे होते हो कहीं पे भी। तो वो पहुँचे इसलिए होते हैं कि आपने एक दरवाज़ा खोला होता है कि मुझे यहाँ से एक एंट्री मिल जाए यहाँ पे। मैं बैठा पाकिस्तान में लेकिन मुझे एंट्री मिल जाए यूएस में और यहाँ से बैठ के मैं वो सर्विस एक्सेस करूँ। क्योंकि आप जब वो वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं और जब वो सर्विस कोई भी एक्सवाईज़ेड यूज़ करते हैं जो ब्लॉक होती है या फिर भी ना भी ब्लॉक हो, तो आप जब वो सर्विस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लोकेशन उस सर्विस प्रोवाइडर को जाती है वो आपकी लोकेशन पाकिस्तान की नहीं जाती, वो जो आप वीपीएन यूज़ करें उसकी लोकेशन जाती है। हेलो, ये किसी एक पार्टिसिपेंट को इशू आ रहा है या सबको आवाज़ डिस्टॉर्शन का है? हाँ, आई थिंक आप में से किसी एक को इशू है, आवाज़ बाकियों को सबको क्लियर आ रही है। एक दो को इशू है, कभी कभी क्लियर नहीं। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी बारिश है और मैं बनीगाला में बैठा हूँ, बनीगाला इज समहाउ आउट ऑफ इस्लामाबाद। प्लीज बियर विद मी, और यहाँ पे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो ये रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी। तो आई कंटिन्यू के जो कह रहा था बात, आप जब वो कोई भी सर्विस यूज करो आपको वहाँ की लोकेशन वही आ रही होती है कि आपने यूएस में बैठ के कोई भी सर्विस वो जो एक्सेस कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो अब चैलेंज यहाँ पे आ गया है कि आपने एक और दरवाजा खोल दिया आपके जो इंटरनेट कनेक्शन है वहाँ पे। अब
जो सेफ गार्ड किया प्रोटेक्ट किया हुआ है वो आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं उनको किया हुआ है। आपने एक और दरवाज़ा खोल के आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को वनरेबल कर दिया। मतलब सबसे पहले तो आपने अपने सिस्टम को वनरेबल किया है। आपका सिस्टम आपका लोकली पाकिस्तान में नहीं है। अब जब आप वीपीएन से कनेक्ट हुए, अब आपका सिस्टम आपने उठा के आप उसको ले गए हो यूएस में या कहीं पे भी जहाँ पे आपका वीपीएन आपका कनेक्टेड है, जहाँ का वीपीएन है। तो आपने एक तो सबसे पहले तो अपना सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने किसी और के हवाले कर दिया कि आ जाओ अभी एक्सेस कर लो, क्योंकि वेन एवर यू विल बी एक्सेसिंग एनी वीपीएन, ये वन वे नहीं होता, ये टू वे होता है। मतलब वन वे तो ये होता है ना कि आप सर्विस सिर्फ अवेल करे उससे कनेक्ट हो रहे हो। टू वे ये है कि आप वहां से एक्सेस कर रहे हो, पहले आप अपनी एक्सेस प्रोवाइड करके, मतलब यू आर कनेक्टिंग योर डिवाइस विद देयर नेटवर्क और इसको आप उस नेटवर्क पे लेके जा रहे हो। तो पहली तो ये बात है कि आप वहाँ पे अपने आप को वनरेबल बना रहे हो, अपना सारा सिस्टम उनके हवाले कर रहे हो। ये कहते हैं ना कि बहुत अच्छे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये वो, वाइट जो बिल्कुल जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, दे डोंट डू बैड थिंग्स। आप क्या बात करते हो भाई, आपके जो लैपटॉप है लेनोवो वगैरह या XYZ, मैं भी लेनोवो का यूज़ करूँ, इनके इनके जो ड्राइवर्स हैं उनके अंदर इनके बैकडोर्स होते हैं, मतलब इनके मैन्युफैक्चरर के बैकडोर। आप क्या बात करते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें वो तो सर अलग बात है, आप जो ट्रस्ट की बात करते हैं। तो खैर इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता जब आप वीपीएन से कनेक्ट करते हो, आपकी डिवाइस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, डिवाइस आपके हाथ में होती है, कंटेंट किसी और के हाथ में होता है। आपने एक डोर खोल दिया, एक तो अपने आपको वनरेबल बना दी है आपने, वो दो डोर खोल के आपने सर्विस प्रोवाइडर को, लेट्स से आप मोबाइल जैज पीसीएल किसी का भी सर्विस इंटरनेट यूज़ करें, तो आपने उसके नेटवर्क को वनरेबल बना दिया, इस नेटवर्क के ऊपर जितने भी यूज़र हैं उनको किया है। आप इससे ऊपर को लार्जर स्केल पे चले जाएं, जितना लार्जर स्केल पे जाएंगे उतना आप उस, लाइक मैं कंट्री लेवल पे कहूँ तो आप नेशनल इंटरनेट जो आपका गेट वे है उसको वनरेबल बना दिया आपने आपकी इस हरकत की वजह से। तो दिस इज हाउ मच हार्म यू कैन कॉज जस्ट बाई यूजिंग वीपीएन वगैरह। जस्ट अ मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सॉरी, आई गॉट अ कॉल, इमरजेंसी थी थोड़ी सी। नहीं, आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप जब आप वीपीएन एक्सेस करते हो तो आप सब कुछ आप खुद ही दे रहे होते हैं, सिस्टम की एक्सेस दे रहे होते हैं, आप सिस्टम अपना एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हो। इसका आसान हल ये होता है कि जब आप वीपीएन आपने यूज़ करना हो तो आप इसको वर्चुअल मशीन के ऊपर ले जाएं जहाँ पे आपका कंटेंट कम से कम हो, और वहाँ से आप एक्सेस करें, जो सर्विसेज आपने यूज़ करनी है वहाँ से यूज़ करें, ताकि आपका सारा का सारा सिस्टम ना वहाँ पे चला जाए। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हमारे पास हाईलाइट्स हैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। ओके, एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, हैकर्स क्या होते हैं हैकर्स का भी बता दिया, हैकर्स हैक क्यों करते हैं ये भी बता दिया, टाइप्स ऑफ हैकर्स भी बता दी आपको, और व्हाट शुड डू आफ्टर हैक। जब आपका कोई भी सिस्टम आपको कंप्रोमाइज हो जाए, एक तो पहली बात तो ये है कि बग बाउंटी इज लीगल। बग बाउंटी में लेकिन आपको जो इशू होता है, चैलेंज होता है, पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक अनऑथराइज्ड एक्सेस और इवन टेस्टिंग ऑफ एनी वंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इलीगल। मैं आगे आपको उसका बता दूंगा जो पेनल्टी क्या हो सकती है, सजा क्या हो सकती है एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। लेकिन पाकिस्तान में इट्स इलीगल। लेकिन आप बग बाउंटी के लिए बाहर की वेबसाइट्स का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दे अप्रिशिएट दिस थिंग। पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया, पाकिस्तान में उसको पकड़ा जाए, तूने किया कैसे है, चल तू अंदर। तो खैर ये होता है पाकिस्तान में हाल। वीपीएन और फायरवॉल ये टोटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वीपीएन में ये होता है कि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप एक नेटवर्क बनाया होता है, उसके थ्रू आप एक्सेस कनेक्ट होते हो, आप प्राइवेटली मतलब एनोनिमसली या जो भी कह सकते हो इसको जिसकी टर्म।
फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट सर्विसेज को आप कॉन्फ़िगर करते हो कि आपकी ये सर्विसेज इसके ऊपर लाइक पोर्ट्स ये ओपन कर दें, या ये सर्विसेज एक्सेस हो, ये रन हो, ये रन ना हो। क्योंकि बाहर से जब आपको इंट्रूडर या हैकर आपकी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो कुछ बैकडोर वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, कुछ सर्विसेज रन करके, कोई भी ब्रीचेस होती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके। तो फायरवॉल के अंदर वो चीज़ें आप ब्लॉक कर देते हो। तो फायरवॉल वो चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, या हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। यस, बिटकॉइन बिल्कुल इलीगल है। अगर आपने कहीं पे भी इसको यूज़ करने का आपने नाम भी लिया तो आप बिहाइंड द बार्स, और जुर्माना अलग, रेपुटेशन अलग, फ्यूचर गया। ओके, व्हाट शुड डू आफ्टर हैक? अगर आपका सिस्टम खुदा ना खास्ता हैक हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, तो पहला तो ये है कि आपका जितना हैक हो गया आप उसको करटेल करें, कंटेन करें, कि आपका मजीद ना डिजास्टर हो, मजीद ना डिस्ट्रॉय हो। लाइक अपना सिस्टम जो है ना इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें, आप अपना जो डेटा बचा हुआ है उसको सेव करें, उसको सिस्टम से निकालें, और जो आपका इन्फेक्टेड सिस्टम है, इन्फेक्टेड सिस्टम को आप फॉर्मेट करके रीसेट करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे। नहीं, अभी तक लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को आप शायद मिक्स करें ब्लॉकचेन के साथ। ब्लॉकचेन इज लीगल, बट क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट वन ब्रांच या वन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, तो हैकिंग का यही है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हैक हो जाए तो आप अपने सिस्टम को सेफ गार्ड करने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसा है कि अभी मैं डिसेबल नहीं कर रहा, चैट बॉक्स को इनेबल्ड है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लें। जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, आई रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन। क्योंकि अभी एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि बार बार हम डिट्रैक हो जाते हैं टॉपिक से। यू हैव गॉट प्रीटी गुड क्वेश्चंस, लेकिन आप प्लीज नोट डाउन करते जाएं और इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। हैकिंग प्रोसेस क्या होता है? हैकिंग प्रोसेस में मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सारे जो इंट्रोडक्टरी है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, हैकिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपकी होती है प्रोफाइलिंग। लेकिन लाइक हैकर ने XYZ पर्सन को सिस्टम हैक करना है, तो उससे पहले सबसे पहले उसकी प्रोफाइलिंग स्टार्ट करेगा। प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन लेगा कि ये XYZ पर्सन रहता है, क्या इंटरेस्ट क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इसके नियर बाई लोग, वेयर अराउंड सराउंडिंग्स में, ये वो, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, CNIC क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, गैदर करता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह चेक करता है, सब कुछ। तो उसके बाद जो है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसके ऊपर धावा बोलता है, अटैक करता है। ये होती है सोशल इंजीनियरिंग वगैरह में भी ये यूज़ होता है, मतलब हैकिंग का। देयर आर सो मेनी अदर वेज कि जिस तरह से हैकिंग है आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है और उसके थ्रू ब्रीच कर सकता है, एक्सप्लॉइट करके। आपके पासवर्ड्स वगैरह लाइक फेसबुक, यूट्यूब, सॉरी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा वगैरह, ये इसके पासवर्ड वगैरह गैस करने के लिए मैंने जो आपको बताया इन्फॉर्मेशन, वो जो प्रोफाइलिंग करके इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उसमें से रैंडम पासवर्ड लगा सकता है। लाइक हो सकता है कि किसी बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखा हो अपना पासवर्ड, किसी बंदी ने अपना फ्रेंड का नाम रखा हो, अपनी मम्मी का नाम रखा हो, अपनी कर सकती है, कुछ भी रखा हो ऐसा कुछ जो कॉमनली एक लोग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि सबसे आसान या जो ईजियर होता है वही पासवर्ड लगा देते हैं, जो उनके लिए तो इजी टू रिमेम्बर होता है, सिमिलरली दूसरों के लिए भी इजी टू गैस होता है। तो प्लीज डोंट डू दिस एवर। आप इसको पासवर्ड को कॉम्बिनेशन बनाया करें, जो भी आप क्रेडेंशियल्स उनको सेफ गार्ड किया करें, वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए आपके सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर जो अकाउंट्स यूज़ करते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टा या इधर उधर। तो आई रिकमेंड कि वो जो आप उसके ऊपर ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं या उसको क्रिएट करने के लिए वो सोशल मीडिया अकाउंट, उसको आप वो ऐसा ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो आप जनरली यूज़ ना करते कम्युनिकेशन के लिए, ताकि लोगों को एटलीस्ट आपकी एक इन्फॉर्मेशन वो भी आपकी छुपी हुई होनी चाहिए, कि आपको लोगों को ईमेल एड्रेस का ही ना पता हो कि कौन सा ईमेल एड्रेस इसके ऊपर यूज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटल फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक्स फोरेंसिक्स लातीनी जुबान का मेरे ख्याल में वर्ड है, जिसका मतलब है कि लाइक जैसे होता है ना ऑपरेशन करना, उसकी छानबीन करना, उसको कुरेदना, कुरेद के उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको निकालना। डिजिटल फोरेंसिक्स में यही होता है। मतलब आप कंप्यूटर या IT की दुनिया में, अरसलान साहब आप प्लीज एक मिनट, अरसान इज गॉन।
Just a minute, Hassan. Who is Hassan? Okay, I have just kicked him out. If anyone else tries to do it again, same will happen with them. Okay, प्लीज थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म शो करें. डोंट थिंक कि मुझे पता नहीं चलेगा कौन है कि कहीं कर रहा है. डिजिटल फ्रेंड्स की बात कर रहा था. तो डिजिटल फ्रेंड्स में यही होता है कि अगर आपको खुदा न खासा कोई मिसहैप हो जाए इंटरनेट की दुनिया में, आईटी की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, तो उस मिसहैप को, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फुट प्रिंटिंग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल फ्रेंड्स. फुट प्रिंटिंग कैसे होती है? आप उसको चेक करते हो कि कोई इंसिडेंट कैसे हुआ था, किसने किया था, कैसे हुआ. फोरेंसिक एंड डिजिटल फोरेंसिक की डेफिनेशन हो गई, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको. और डिजिटल एविडेंस क्या होती है? डिजिटल एविडेंस ये हो सकती है कि आपका अकाउंट कैसे हैक हुआ, किस आईपी एड्रेस से आपको हैक करने की कोशिश की गई, और जो भी इंफॉर्मेशन जो उससे रेलिवेंट हो सकती है, जो आपको हैकर की तरफ पहुंचने में मददगार साबित हो, वो डिजिटल एविडेंस होती है. डिजिटल एविडेंस कैन बी लाइक, मैंने एक सेल फोन से लाइक एग्जांपल है, मैंने एक सेल फोन से पिक्चर लेके एक बंदे की सेंड की एक्स वाई जी को कि इसका मर्डर कर दो. अब वो बंदे की पिक्चर वहां पे पहुंची तो उस बंदे की हो सकता है कि वाकई जो भी चेन है उसमें कोई एविडेंस ना हो, लेकिन वो पिक्चर ट्रेस करके पिक्चर की डेटा से पता चल सकता है कि पिक्चर किसने ली थी. मतलब सेल फोन की डिटेल वगैरह ये सारी, उसकी जियो लोकेशन वो मिल जाती है, किस जगह पे ये लोकेशन में पिक्चर ली गई थी. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा डिजिटल एविडेंस में आता है. डिजिटल फोरेंसिक मॉडल, डिजिटल फोरेंसिक मॉडल में ये होता है कि आपका एक प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो फॉलो होता है. मैं चैट ओपन नहीं करूंगा, सॉरी टू से, इफ इट्स अबाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी तो फिर आई, ओहो सॉरी, एक्चुअली सेम इशू, यहाँ पे बारिशें हो रही हैं तो उस वजह से इंटरनेट में भी फ्लक्चुएट कर रहा हो एक्टिविटी. मॉडल ये होता है कि आपका उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं, जो इंटरनेशनल डिफाइंड होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं, उनको हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट, प्राइवेट सेक्टर, जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो फॉलो करते हैं. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में ये होता है कि आपने किसी भी जाए वकूआ से डिजिटल एविडेंसेस या जो पोटेंशियल एविडेंसेस या जो ऐसे कुछ डिजिटल, आवाज़ अभी क्लियर नहीं आ रही. हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू. सो प्रोसेस में ये होता है कि आप किसी भी जाए वकूआ पे जाके वहाँ पे कोई क्राइम सीन होता है. हेलो, आप बेहतर है, मैंने कुछ करीब कर लिया है माइक को. एक मिनट में उसको यहाँ पे हैंग कर देता हूँ. चलिए जी, आई होप अब ओके है. थैंक यू. आप किसी भी क्राइम सीन पे जाए, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट का ये काम है कि क्राइम सीन के ऊपर वही जाते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट और रिस्पॉन्डर होते हैं. वहाँ पे जाके उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. पहले ये होता था कि खुदा न खासा कोई मर्डर हुआ या कोई भी डकैती या कुछ भी हुआ है तो वहाँ पे जाके जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्राइम सीन में इन्वॉल्व होना, पिस्टल किधर है, कोई गोली पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें पुलिस पहले वो उठाती थी और उसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन होती थी और ट्रेस करने की कोशिश होती थी. आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता. आजकल के दौर में ये सब कुछ भी फॉलो होता है, उसके अलावा भी जो रिस्पोंडेंट और रिस्पॉन्डर होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, उनके साथ फोरेंसिक्स टीम के भी लोग होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स के भी लोग होते हैं, मतलब अदर देन दो जो टिपिकल हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है उससे रिलेटेड होते हैं. ओके श्योर, आप स्क्रीन शॉट्स लेते रहें.
ठीक है। तो उसमें अब आप डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि आप जब वो जाते हैं ना किसी भी जाए वकूआ पे, तो वहाँ पे एक हर कोई अपना काम कर रहा होता है। लाइक जो ट्रेडिशनल हैं वो इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे डिजिटल एविडेंसेस देख रहे होते हैं। लाइक वहाँ पे कोई सेल फोन पड़ा हुआ है, कोई सिम कार्ड पड़ा हुआ है, कोई यूएसबी पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है। लाइक किसी शॉप पे डकैती हुई है, तो शॉप में डकैती हुई है, तो शॉप में कुछ वहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई है, लीगल एक्टिविटी हुई है, तो वहाँ पे जाके पहले होता था, पहले मतलब अगर वो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जाके वो लोग देखेंगे, यहाँ पे इनका फुटप्रिंट देखें, मतलब फुटप्रिंट मतलब वो टिपिकल फुटप्रिंट के यहाँ पे चोर आया किधर से, वो पंजाबी में शायद कहते हैं ना पैरा, वो पैरे चुको दे हो जाओ ट्रेस करो, वो अभी वो नहीं होता। अभी ये होता है कि अब वहाँ पे किसी जाए वो कुआं पे गए हैं तो वहाँ पे देखेंगे शॉप के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कुछ कोई डिवाइस है, इंटरनेट कनेक्शन है, कुछ भी है, सेल फोन पड़ा हुआ है, कोई भी एनीथिंग डिजिटल एविडेंस, डिजिटल डेटा, वहाँ पे कोई गैजेट पड़ा हुआ है तो वो उठाएंगे और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और वहाँ से जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज हाउ प्रोसेस प्रोसेस में अब वहाँ से प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है, अब वहाँ से वो चीज़ें उठाते हैं, उनको बैग बैग एंड टैग करते हैं। बैग मतलब उनके पास स्पेसिफिक बैग्स होते हैं जिनके अंदर वो सील करके पैक करके उनके ऊपर टैग लगा देते हैं कि इस टाइम जहाँ से उठाया हुआ वो सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है कि ये डिवाइस उठाएगी, इस कंडीशन में उठाई गई है, फ़ोन टूटा हुआ था, सिम बाहर निकली हुई थी, ये था वो था, फ़ोन लैपटॉप चल रहा था, कंप्यूटर चल रहा था, सीसीटीवी कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये वो सारी ये कहानी नोट डाउन हो रही होती है। और जो डिवाइसेस उठाई जाती हैं उनको पैक करके उनके ऊपर टैग लगाया जाता है। अब ये चेन ऑफ कस्टडी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जो डेटा उठाया है अब या जो इन्फॉर्मेशन या जो डिवाइसेस उठाई हैं अब वो जाएंगी लैब के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस से, तो वहाँ पे एक्विजिशन होगी, लैब वाले जब रिसीव करेंगे वो उसके ऊपर अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसी जो पहले रिकॉर्ड लिखा हुआ था कि ये इस कंडीशन में उठाई थी वो लैब वाले ऐड करेंगे, अच्छा हमें अब इस कंडीशन में ये रिसीव हुई है। उसके बाद लैब के अंदर उसके ऊपर एनालिसिस शुरू होगा। एनालिसिस में क्या होगा कि वो सारा जो भी एक्टिविटी जो उन्होंने फुट प्रिंटिंग करनी है, जो इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट चाहिए वो गैदर करनी है, वो उसका एनालिसिस करेंगे। वो भी बहुत लंबा एक्सटेंडेड प्रोसेस है, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत लंबे डोमेन है। तो वो खैर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद दे विल जनरेट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट जनरेट करके वो देंगे अपने जो उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा कोर्ट में, वो जाके डिफेंड करेगा उस रिपोर्ट को कि भाई ये एक्टिविटी ऐसे हुई थी, तो ये रिपोर्ट तैयार होगी, कोर्ट में चलेगी, आप कोर्ट में जज साहब ने फैसला करना है इसके ऊपर। This is how digital forensic process works. Need and benefits of digital forensic आपको अब आइडिया हो गया होगा कि it's quite easier to trace a criminal, जो भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, कोई कल्प्रिट होता है, आजकल की दुनिया में बहुत आसान हो गया है। एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक एप्लीकेशंस अब आपको आइडिया हो गया होगा। एक और जो सारी मैंने अब भाषण दिया है कि अब लाइक कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो आपने लॉ इन्फोर्समेंट को आपने रिपोर्ट कर दिया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। फेसबुक जो FIA-NR3C है, जो डिपार्टमेंट रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, IP एड्रेस ट्रेस करेगा और फिर वो जो है ना उसको जो एक्चुअल कल्प्रिट है उस तक पहुंच सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। दूसरा ये हो सकता है कि मतलब आपका कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहां से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपको ट्रेस होगी। आप कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, खुदा ना खास्ता, तो बॉम्ब ब्लास्ट में आपको फ़ोन मिला है, फ़ोन में से या सिम मिली है, डैमेज कोई भी मिला है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आजकल ये है कि बेशक फ़ोन डैमेज भी हो गया, अब उसकी जो मेमोरी चिप है उसके अंदर जहाँ पे स्टोर होता है डेटा, अब उसको वहाँ से निकाल के, हार्डवेयर अवेलेबल है मार्केट में, लोग वो यूज़ करते हैं, वहाँ से वो चिप निकाल के उसको रिप्लेस करते हैं, लैब के अंदर लेके आते हैं, उसे डेटा निकाल लेते हैं। सिम कार्ड, मोबाइल लोकेशन, फ़ोन नंबर्स, जैसे लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ था, अब उसमें क्या हुआ था कि जो सस्पेक्ट्स है उनके नंबर्स और उसको जियो फेंसिंग करके, जियो फेंसिंग मतलब दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IT का यूज है, मतलब जियो फेंसिंग में आता है, मतलब इसकी जो एक सिस्टर डोमेन है। तो उसमें आपका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करके उसको जियो फेंसिंग करके एक स्पेसिफिक एरिया के ये फ़ोन्स कहाँ कहाँ इस एरिया में इस टाइम यहाँ पे कौन कौन से फ़ोन्स या कनेक्शंस मूव कर रहे थे, तो खैर उस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन होके जो है ना वो जो असल मुजरिमान थे उन तक पहुंचा गया।
स्किल्स रिक्वायर्ड एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय डिजिटल फोरेंसिक्स। स्किल्स आपको ऑफ कोर्स आपके अगर आप मोबाइल फोन फोरेंसिक्स करनी है तो मोबाइल फोन फोरेंसिक आपको स्किल चाहिए, कंप्यूटर फोरेंसिक कंप्यूटर फोरेंसिक चाहिए, आपको ऑडियो वीडियो फोरेंसिक करनी है ऑडियो वीडियो फोरेंसिक कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ भी होती है, मतलब इसकी जब आप पहले जो एप्लीकेशंस वाली बात हो रही थी कि आपको कभी कभी होता है ना कि ये वीडियो फेक है, किसी भी एक्स वाई पर्सन की वीडियो आती है मंजर आम पे और वो क्लेम करता है कि नहीं ये वीडियो फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसको एडिट किया गया है। तो इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है कि ये एडिटेड है ओरिजिनल है या जो भी। तो इसको प्रूव करने के लिए आप उसको फोरेंसिक करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, एडिटेड नहीं है। सिमिलरली ऑडियो फोरेंसिक होती है कि ये ऑडियो ओरिजिनल उस बंदे की है, मैच करवाते हैं कि भाई ओरिजिनल उस बंदे की आवाज़ के साथ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो मैच हो जाती है, पॉसिबल है टेक्निकली। स्किल्स आपको जो मैंने आपको सारी डोमेन्स बताई हैं, इन सब डोमेन्स का आपको नॉलेज आपको चाहिए होती है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह इन डिटेल्ड आपको प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती। समहाउ आपको एक अच्छा एक इन्वेस्टिगेटिव दिमाग चाहिए होता है, जो खोजी दिमाग होता है जिसको मैं कहता हूँ, और उसके साथ आपको थोड़ा सा स्किल्स चाहिए होती, स्पोर्टिंग स्किल्स, और आप अच्छे तरीके से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सको डिजिटल की। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक आपने राबी पीरज़ादा की एग्जांपल सुनी होगी कि उसका केस क्या हुआ था कि उसने फ़ोन सेल किया था तो शॉपकीपर ने क्या किया, फ़ोन की रिकवरी लगा के जो है ना उसका सारा डेटा पब्लिकली शेयर कर दिया था। अब यही इसी तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कि जो डिवाइसेस मिलती हैं वो फॉर्मेटेड होती हैं, या फिर ये होता है कि उनको डिलीवर करने में कभी कभी मौसम का, या फिर ये होता है कि एक ख़ास लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बहुत असरअंदाज होती हैं डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर, ख़ासतौर पे जो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। एक्सरेज जो होती हैं वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। लाइक आप कहीं किसी क्राइम सीन से कुछ डेटा उठाया है तो वहाँ से आपको ह्यूमिडिटी वगैरह का इशू है, बारिश या पानी चला गया है, तो आपकी डिवाइसेस जो जिनको अपन इन्वेस्टिगेट करना है वो करप्ट हो जाती हैं और यू आर अनएबल टू एक्सेस या रिट्रीव द डेटा और इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दोज डिवाइसेस और गैजेट्स। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं जो आप वो फेस कर सकते हो, जिसमें एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं। प्राइवेसी, आप लोग समझते हैं कि आपका हक है कि आप एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर सको, और नो अदर पर्सन जिसको आपने एक्सेस नहीं दी शुड बी एबल टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। तो ये प्राइवेसी का एक मतलब जो मेरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि प्राइवेसी क्या चीज़ है। अब इसमें इशू चैलेंजेस क्या होती हैं, उसी को हम स्टार्ट करते हैं कि वाई दिस। क्वेश्चंस मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा, आप क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में इंशाल्लाह। एथिकली प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आर कंसीडर टू बी राइट्स। जैसे आपका हक है कि आप प्राइवेसी, आपको ये वन ऑफ बेसिक राइट्स आपका है कि प्राइवेसी आपको मिलनी चाहिए। Information revealed may result in harm to interests of the individual. अब इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे मैंने राबी पीरज़ादा की एग्जांपल दे दी या किसी और की एग्जांपल दे दी, उनकी रेपुटेशन डिस्टर्ब हुई, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि अगर आप किसी जब प्राइवेसी आप वायलेट होती है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। The provision of those rights tends to ensure that the information is accurate and complete. अगर आपने किसी को प्राइवेसी प्राइवेसी वगैरह दी हुई है, कॉन्फिडेंशियलिटी दी हुई है, तो फिर ये होता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें कोई थर्ड जो होता है ना मैन इन द मिडल, वो
चांस नहीं होती, वो हैंकी पैंकी नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन एज इट इज ट्रांसमिट होती है रिसीवर तक, और उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वो इंश्योर हो जाती है। Accurate and complete information for individuals benefits society and limiting the vulnerabilities. अब आपके बहुत से डायलेमाज हैं, सोशल डायलेमाज हैं, सोशियो कल्चरल डायलेमाज हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं इस तरह के इश्यूज और मामला से जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा हो रहे होते हैं। आपको मैंने फिर से सॉरी से मेरे पास बेस्ट एग्जांपल वही अरबी पीरज़ादा वाली कि आपके पास इशू जो है ना कम्युनिटी के अंदर वो बर्दाश्त का, रिस्पेक्ट का, ये सारे मामला जन्म लेते हैं। तो एज अ होल सोसाइटी डिस्टर्ब होती है जब आप ऐसी हरकत को हैंकी पैंकी करते हो। प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन दोनों का आपस में बहुत ताल्लुक है, करीबी ताल्लुक है। आपको हक है कि कुछ भी कह सकते हैं, किसी के बारे में अपनी एक्सप्रेशन ओपिनियन एक्सप्रेस करें, कुछ भी कहें, यू कैन से एनीथिंग, इंटरनेट फ्री है, ओपन है। आप फेसबुक के ऊपर जाके पब्लिकली कोई पोस्ट कर दें, किसी की पोस्ट पे कमेंट कर दें, किसी एक सोशल स्पेसिफिक सर्कल में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर लें कस्टमाइज तरीके से। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। तो मैं कह रहा था कि अगर आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आप पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पे, आपने वो शेयर किया है लाइक एक स्पेसिफिक सर्कल में 5 लोगों में, कस्टमाइज जो होता है कि आपने 5 लोगों को वो पोस्ट शो हो रही है, आपने एक स्पेसिफिक आपकी सेटिंग्स हैं फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल की कि फ्रेंड्स ओनली वाली, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ शेयर हो रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उसी सर्कल तक महदूद रहते हो? आप गलत सोचते हो। आपकी नज़रों के लिए, आपकी सोच के लिए वो वहीं तक होती है, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू से बात की थी, कि जब आप इंफॉर्मेशन पे या कोई भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। चाहे आपने उसके ऊपर एक दीवार लगा दी है कि ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं, नो वन एल्स कैन सी, तो ये इस बात अपने जहन से निकाल दें कि नो वन एल्स कैन सी और एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। एनीवन इन दिस वर्ल्ड कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जिससे आप कनेक्टेड हो, कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। वो एक्सेस ना ही करे, आपके जो सर्कल, जो आप जिनको आपने कस्टमाइज तरीके से जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो भी इसमें ब्रीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं? तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कमेंट कर दी, शेयर कर दी है, आपने सोचा नहीं, बगैर सोचे समझे, लाइक आप मैंने आपको एक एग्जांपल दी साहिवाल इंसिडेंट की, तो आपने अगर आपने उसके ऊपर कमेंट कंट्रीब्यूट कर दिया, जो प्रिवेलिंग उसमें जो ट्रेंड चला था कि पुलिस गुंडागर्दी पे, तो आपने उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया, यू हैव डन समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आपने सोसाइटी के अंदर एक और एग्रेसिव एग्रेसिव या एग्रेसिव सोच को सपोर्ट करने वाला एक बंदे की एडिशन कर दी। मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, आपने सुना है ना बहुत दफा। अब बहुत ज्यादा अभी जब सोशल मीडिया में एक ट्रेंड बन जाए तो लोगों की जहनीत वही बन जाती है, उसी को वो मानने लगते हैं कि वो सही कह रहे हैं, वही स्टांस या जो वो लोग कह रहे हैं वो सही है। एज अ पर्सन यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट थॉट प्रोसेस जो डेवलप हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सही और गलत का नहीं कह रहा। तो अब आप एज अ कम्युनिटी, आपने हमेशा जो कम्युनिटी बनती है वो एक यूनिट से बनती है, सिंगल यूनिट से। सिंगल यूनिट्स बन के जो है ना वो एक फैमिली बनती है, फैमिलीज बन के एक कम्युनिटी सोसाइटी डेवलप होती है। क्वेश्चंस बाद में होंगे। तो अब आपने वहां पे कंट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी थी।
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप इजहार किया था, मतलब इजहार राय की आज़ादी थी, तो आपने वो कोई भी जो आपके दिल में आया आपने कह दिया, बट यू डिडंट थिंक इवन वंस के ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ सॉरी टू से, यस थैंक यू, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर आपको किसी को चैलेंज इशू हो रहा है तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा प्लीज, एंड अपॉलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज मेस्ड अप, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। यहाँ पे शिया काफिर, सुन्नी काफिर, एक्स वाई जी काफिर, ये हम तो बेधड़क बगैर सोच समझे तो हम कह ही देते हैं कि यार जान दो, हमें आज़ादी है, हम कह सकते हैं, बहुत हम रिलीजियसली इमोशनल होते हैं। किसी ने कोई बात कह दी बगैर तस्दीक किए, हमने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उस पंडोरा बॉक्स का ये हुआ कि पंडोरा बॉक्स की वजह से जाके किसी और ने जाके किसी की मस्जिद जला दी, किसी का घर जला दिया, किसी का खर्च कर दिया। आपको पता है ये जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ था मसीही बिरादरी का, उसकी अगर आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ी हो तो आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कि एक बंदा, सिर्फ एक बंदे ने वो शरारत की थी, एक बंदे की शरारत कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। और क्या था, कार्ड, रिलीजियस कार्ड प्ले किया था उसने। और लोग हमारे अंधे पागल, ब्लाइंड शीपल, शीपल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, शीप्स एंड पीपल। तो बस भेड़ों बकरियों की तरह हमारे यहाँ जिधर आगे पहले जा रही है लीडिंग भेड़, उसके पीछे चलते जाओ बगैर देखे सोचे समझे। हमारे यहाँ इमोशनली जो होते हैं ना डिसऑर्डर का शिकार लोग, वो बगैर सोचे समझे अपनी आज़ादी, अपने जुनून, उसको कंट्रोल किए बगैर बिला धड़क, बिला सोच समझे कुछ भी कह देते हैं और किसी के साथ, और वो भी पब्लिकली। अब मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर में कि अब आप कानून के मुताबिक अगर आपने ऐसे हरकतें की तो आपको क्या हो सकता है आपके साथ। पहले तो कानून नहीं था तो आपको आज़ादी थी। हाँ आजकल मसला ये है कि इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप हद से चढ़ गए तो आप गए काम से। चाहिए क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी। अगर हम आप प्रोडक्टिव कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा अपनी सोच लें कुछ क्या करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारी अपनी लाइफ पे, हमारे इर्द गिर्द लोगों पे, या एज अ होल सोसाइटी पे, सोसाइटी के अलावा हमारे मुल्क पे हमारी कंट्रीब्यूशन है, या इवन हम कुछ रोड अटकाने जा रहे हैं, रुकावटें बर्खास्त करने जा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में आपको कभी नहीं पता होता। प्राइवेसी की बात करते हैं तो कुछ भी बात कर लें, एनोनिमिटी की बात कर लें, आप इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, आपको किसी भी मैं सॉरी मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल और मैंने कोई डिसीजन नहीं ले रहा। एक लड़के की, उनको उसको मार मार के, मतलब तशद्दुद करके उसकी डेथ हो गई थी, मार डाला था एक यूनिवर्सिटी में, केपी में, आई एम नॉट श्योर किस सिटी में। तो खैर उस जैसे इंसिडेंट हों, आई डोंट थिंक कि उनमें से किसी एक बंदे ने भी वेरीफाई किया होगा कि ये जो इसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो मॉब उसके ऊपर जाके अटैक किया था, आई डोंट थिंक कि उस मॉब में से किसी एक बंदे ने भी खोल के फ़ोन फेसबुक पे चेक किया होगा कि इसने वाकई ये हरकत की है या नहीं की। इससे भी एक कदम आगे हो सकता है कि किसी ने उसके नाम की फेक आईडी बना दी हो और उससे वो पोस्ट कर दिया हो। नो वन कुड हैव एवर थॉट। तो पहले लॉ इन्फोर्समेंट को अपना काम करने देते, उनको इन्वेस्टिगेट करने देते कि बाकी यही बंदा इसने ये काम किया, फिर देखो कि आपने क्या रिसाई। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारा इस्लाम सिखाता है कि कभी भी हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना, कानून के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है। आपने खुद से अपना नई दुनिया, नई कानून नहीं बना लेना, या अपनी हाथ में कानून नहीं ले लेना। आपके पास बेसिक्स बताई गई हैं कि अगर इसके अगेंस्ट हुकूमत जाए तो आप हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कहीं पे भी आपको एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट इन द रूल ऑफ द लॉ, जो भी है कंट्री।
तो इंटरनेट के ऊपर आपको नहीं पता होता कि दूसरे एंड पे कौन बैठा है until and unless it's confirmed and verified। आपको जो शो हो रही है स्क्रीन पे ऑन द इंटरनेट, nobody knows you are a dog on other side। who is that person? आप क्लेम करो योर शबनम, योर अली, योर बुशरा, योर एनीवन, वो इंटरनेट के ऊपर आपकी प्रोफाइल शो हो रही है। प्रोफाइल आपके पास जो पब्लिकली सामने शो हो रही है, उसके बिहाइंड कौन है? नो वन नोज। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है कि एक ये कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, एक्सट्रीमिस्ट फंडेड होता है सब कुछ। उसमें ये होता है कि मल्टीपल लोगों ने अकाउंट्स बनाए होते हैं और एक जो भी कैंपेन उन्होंने रन करनी होती है उसकी फेवर में वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और नैरेटिव बिल्ड करते हुए हमारी पाकिस्तानी कौम जज्बाती वैसे भी है, अगर उनके दिल को लग गई वो बात तो अंधाधुंध उन्होंने खुद ही फैला दिया, उनका काम पूरा हो गया। अब पाकिस्तानी अवाम उसको जंगल में आग की तरह फैलाएगी। बस उन्होंने एक दफा बस एक तीली लगानी थी और तीली 10-12 लोगों ने लगाई और बाकी आगे पाकिस्तानी कौम संभालेगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है। प्राइवेसी के रिस्क क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर केपेबल टू ऑब्जर्व इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द यूजर्स। यस, दे हैव टू डू दिस, क्योंकि उन्होंने अपने आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। दे हैव टू कीप अ लुक, कीप एन आई ऑन योर एक्टिविटीज। कुकीज़ क्या होती हैं? आजकल तो ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट्स, एवरी अदर वेबसाइट जब आप इंटरनेट के ऊपर ओपन करते हैं तो नीचे से एक पॉपअप आता है एक्सेप्ट कुकीज़ का, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। अब तो आजकल तो ऐसी भी हो गया कि अब तो डिक्लाइन वाला ऑप्शन ही नहीं होता, एक्सेप्ट या ओके, दैट्स फाइन, या पता नहीं ऐसे एक ही बटन होता है, ऑप्शन होता है। एंड बाय हुक और क्रुक यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि आपने कुकीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। कुकीज़ आर टू वे, ये पार्सल्स ऑफ टेक्स्ट सेंट बाय सर्वर। इसमें ये यूज होती हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लाइक आप यूजर हो ना, आपने एक दफ़ा लाइक आप अली एक्सप्रेस यूज करते हो शॉप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, दराज यूज करते हो, कोई भी आप एक्स वेबसाइट यूज करते हो, या आप लेट्स से मैं फेसबुक का एग्जांपल देता हूँ, तो आपने फेसबुक यूज किया तो फेसबुक की वेबसाइट अपने कुकीज आपके पास स्टोर कर लेगा अपने सर्वर पे। कुकीज में टू वेज होता है, एक तो फेसबुक अपने सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जो ब्राउजर है उसके अंदर कुछ स्टोर कर रहा होता है। वो स्टोर क्या कर रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम आपने जब फेसबुक ओपन की तो आपका हो सकता है यूजर नेम, आप जब आप एंटर करने लगो तो आपका सजेशन में नीचे आ जाए कि आपका यूजर नेम ये है, आप उसको जस्ट सेलेक्ट करो, आप पासवर्ड सेव कर लो, कुछ भी कर लो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर के अंदर सर्वर ही सेव कर देता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट भी कर रहा होता है सर्वर आपके ब्राउजर में से, कुछ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी जो ब्राउजर के अंदर आपकी सर्च हिस्ट्री होती है, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, आपने कौन सी वेबसाइट कितनी विजिट की हैं, आपने क्या क्या करते हो। आपको आइडिया होगा कि जब आप फेसबुक यूज करते हो तो आपने लेट से कहीं दराज से कोई चीज बाय करने के लिए सर्च किया था, आपने लाइक माइक्रोवेव ओवन या आपने सेल फोन को परचेज करने के लिए आपने सर्च किया था दराज की वेबसाइट पे। आपने दराज की वेबसाइट क्लोज कर दी, थोड़ी देर बाद फेसबुक ओपन की तो फेसबुक के ऊपर आपको एक ऐड सामने शो हो गया कि सेल फोन्स का, दराज के ऊपर दराज का एक ऐड सेल फोन्स का। आपने शायद कभी ना सोचा हो कि ये कहाँ से आ गया भाई। आप रिलेट कर सकते हो कि आपकी जो आपकी कुकीज हैं ब्राउजर की, वहां से आपने इसने इन्फॉर्मेशन उठाई है आपने फेसबुक ने, और इसकी बेस पे आपके ऐड सामने आ गया। फेसबुक इसी चीज से तो अर्न करता है कि आपकी जो रेडीमेड एड्स हैं वो आपको डिस्प्ले करता है ताकि यूजर शुड क्लिक ऑन दोज एड्स, और वो क्लिक करता है तो बस फेसबुक को पैसे मिल गए, दराज की अपनी उसको मार्केट मिल गई। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपकी इंफॉर्मेशन जो डेटा है आपके ब्राउजर के अंदर वो भी एक्सेस हो जाता है जो आप वेबसाइट्स विजिट करते हो। डेटा लॉगिंग क्या होती है? मे इंक्लूड रिकॉर्डिंग टाइम्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन एंड इज इन यूज और विच वेबसाइट्स यू आर विजिटेड। डेटा लॉगिंग में आपका सारा का सारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन या डेटा होता है, वो भी आपकी वेबसाइट, आपकी सिर्फ आपकी वेबसाइट आपने ब्राउजर के अंदर ओपन की है वो ही आपको वहां से इंफॉर्मेशन फैच करके आपके जो वेबसाइट जो सर्वर है उसके ऊपर वो जा सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल हो सकती है हैकर्स वगैरह के लिए या फिर उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए? बहुत हेल्पफुल हो सकती है इंफॉर्मेशन कि उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। स्पाईवेयर प्रोग्राम्स आपका स्पाई करते हैं। स्पाईवेयर की एग्जांपल हो सकती है आपका की लॉगर, आपका और बहुत मलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपको स्पाई करते रहते हैं।
की लॉगर का जैसे नाम है, वो कीज सिर्फ लॉग नहीं करता, मतलब आपके की स्ट्रोक्स की जो आप कीज प्रेस करते हो वो नहीं करते, आपका बाकी सारा सिस्टम ऑलमोस्ट आपका वो स्पाई हो रहा होता है, आपकी कम्युनिकेशन वगैरह एवरीथिंग। इसका डेमो अक्सर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह। तो यस, आप रैट्स वगैरह बना सकते हैं। वेब बग, आपका वेब के अंदर आपको एक वल्नरेबिलिटी डाल दी जाती है, और उसके वल्नरेबिलिटी के अंदर जो है ना आपका इशू ये होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट विजिट किया है तो उस वेबसाइट के अंदर ही एक बैकडोर बना होता है जो आपके सिस्टम तक एक्सेस दे देता है। सोशल इंजीनियरिंग का मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग में आपको प्रोफाइलिंग करनी होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, उसके बाद आप कोई भी अटैक आप एक्टिविटी में जो आपकी मिलिशियस एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते हो। मुझे आप सब लोगों को 5 मिनट की ब्रेक है, आप 5 मिनट के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर 5 की बजाय फिर 10 मिनट कर लें, ताकि नमाज अदा कर लें ये लोग। हाँ जी बिल्कुल, 10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लें। हाँ देख लें, क्योंकि 5 से ना तो नमाज अदा हो सकती है कुछ भी नहीं। आई थिंक 10 बेहतर है। हाँ 10 10 ठीक है, 10 मिनट कर लेंगे ब्रेक। श्योर। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।
10 मिनट हो गया आई थिंक। ओके स्टार्ट करते हैं। हम थे सोशल इंजीनियरिंग पे। सोशल इंजीनियरिंग की एक और एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। सोशल इंजीनियर, आप पाकिस्तानी होते हुए हमारा एक पूरा इम्तियाज है कि हम 100 रुपये भी कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है ना, वो भी नहीं लेना पसंद करेंगे 100 रुपये वाला। हम उसको ढूंढेंगे कि भाई इसका क्रैक कहाँ पे है, गूगल करके ना कब क्रैक मुफ्ते वाला वर्जन, वही डाउनलोड करके वही यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा पूरा इम्तियाज है पाकिस्तान में, हम इस बात पे जाने पहचाने मशहूर हैं हम बहुत ज़्यादा। तो इसी से भी जो है ना सोशल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन एक आती है कि मैंने ना मुझे चाहिए डेटा, जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका कहा जाता है कि डेटा इज मनी। आपके लिए आपके डेटा या इंफॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू वर्थ ना हो, आपके लिए आपके दोस्त के डेटा की मे भी थोड़ी सी वर्थ हो, या मे भी कोई वर्थ ना हो, किसी काम का नहीं। लेकिन आपका जो डेटा है वो बिकता है, उसकी बहुत कीमत है, वैल्यू है। आपको पता है ना व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीदा था, कितने में खरीदा था? बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन, अरबों डॉलर में। दिमाग खराब था कि 50 MB 60 MB 100 MB की एप्लीकेशन उसने इतने बिलियन डॉलर में खरीदी है। उसने वो जो 100 MB के एप्लीकेशन वाले कोड के पैसे नहीं दिए थे, उसमें जो यूजर है, डेटा जो है हम पे यूज करने वाले, उनके डेटा के कीमत से अदा की, उसका वो रेट लगाया था। इसी तरह अगर मैंने डेटा आपका निकालना है, यूजर्स का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आईडीएम आजकल बहुत यूज करते हैं लोग। मैंने आईडीएम के अंदर क्रैक किया और क्रैक करके उसके अंदर अपना एक चूहा, रैट वगैरह कोई भी स्पाईवेयर डाल दिया और इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। आपने गूगल किया आईडीएम क्रैक, मेरा आपके रिजल्ट्स में आया, आपने इंस्टॉल किया, आपका डेटा मेरे पास, मुबारक हो। बहुत आसान है। अब इसके एक और एग्जांपल भी हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग की एक और एग्जांपल। आपको चाहिए आईडीएम का क्रैक, आपने मुझे किया फोन, मुबशिर भाई आईडीएम का क्रैक तो देना। मैंने कहा अच्छा, चल देता हूँ, सब्र कर, इतना मुश्किल काम नहीं। मैंने उसके अंदर साथ एक चूहा डाल दिया, मतलब कहीं से भी कोई क्रैक उठाया। अब क्रैक जिसने किया हुआ है उसने भी उसके उसका जो भी मैं स्पाईवेयर है वो भी उसके अंदर है। एडिशनल मैंने भी उसके अंदर एक चूहा डाल दिया, कोई स्पाईवेयर डाल दिया और आपको दे दिया, आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है, या फिर कोई और एप्लीकेशन ले लें जिसका आप क्रैक यूज़ कर, विंडो का कर लें, ऑफिस का कर लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई भी एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लें। तो आपने वो मुझसे मांगा, मैंने उसके अंदर अपना चूहा वगैरह कोई भी इंस्टॉल करके आपने दे दिया और आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। जिसने वो बनाया था क्रैक वो भी आपका डेटा हासिल कर रहा है, मैं भी आपका डेटा हासिल कर रहा हूँ, तो बल्ले बल्ले दोनों पार्टीज की। और आप आराम से क्रैक एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग, ये भी एग्जांपल सोशल इंजीनियरिंग की है। और नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग में मतलब ये होता है, फिशिंग इज लाइक प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, और अंदर कोई कहानी और हो। लाइक आपके पास ईमेल आती है इनबॉक्स के अंदर, इनबॉक्स में ईमेल क्या होती है, फेसबुक की तरफ से आपको ईमेल आई है, उसके ऊपर एक मास्ट ईमेल एड्रेस है, सामने नजर आ रहा है zuckerberger@facebook.com या notifications@facebook.com। आपने सोचा फेसबुक के नोटिफिकेशंस आए हैं, 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट, 10 मैसेजेस, 15 नोटिफिकेशंस, वल्ला बहुत एक्टिविटी होगी मेरे फेसबुक पे। आपने न सोचा न समझा, आपने क्लिक किया, आपने कहा फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी है ये देखें जरा, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला जो उसमें बटन था, 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसके ऊपर क्लिक किया,
यू लैंडेड ऑन अ पेज जो फेसबुक की तरह दिखता है, आपने आओ देखा ना ताओ, आपने लॉगिन के अंदर आप यूजर ने पासवर्ड लिखा, एंटर किया, एरर आया, आपने रिफ्रेश किया, आप फेसबुक पे आए, लॉगिन किया, आपने देखा कोई मैसेज नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है, यू थॉट नहीं कोई नोटिफिकेशन आ गया होगा गलती से। इस दौरान आपको पता नहीं चला कि आपका डेटा कहाँ गया। एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? थैंक यू। तो इस दौरान आपको पता नहीं चला कि आपके क्रेडेंशियल्स कहाँ चले गए। आपका जो पहला लिंक क्लिक किया था, आपने नहीं देखा कि ऊपर जो लिंक आपने ओपन किया वो दिखने में तो फेसबुक का पेज है, लेकिन ऊपर लिंक नहीं देखा कि वो लिंक कहाँ पे है। आपने जब लॉगिन यूजर ने पास लिख के लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको वो ओरिजिनल पे ले गया। तो फिर आपने वहां पे आपका यूजर ने पासवर्ड किया किसी और के हाथ में। दिस इज वन सिंपल एग्जांपल, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। आप आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो गया बैंकिंग के लिए, खासतौर पे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, कि लाइक आपको एक ईमेल आती है कि आपने अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं किया अगले 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपने कहा हो मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, ये हूँ वहाँ हूँ, आप कौन चाहता है कि अकाउंट ब्लॉक हो जाए? फिर क्या बैंक के चक्कर ये वो, आपने क्लिक किया धड़ाधड़, वहाँ पे आपने बैंक अकाउंट के यूजर ने पासवर्ड डिलीट इंफॉर्मेशन एंटर की और गया आपका अकाउंट, मुबारक हो। तो ये है एग्जांपल। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपने जब भी आपके पास कोई ऐसी ईमेल आई, इवन आपको लगे कि बैंक की तरफ से आई है, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक जो ईमेल के अंदर है, बॉडी के अंदर। आप चाहें ऑफिशियल, आपको पता होगा कि HBLI बैंक है, UBL डायरेक्ट है, या कोई भी XYZ बैंक है, उसकी ऑनलाइन बैंकिंग की कहाँ पे एप्लीकेशन है या लिंक कौन सा है, आप वहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर लॉग इन करें। आपको जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से जाके आप डायरेक्टली करें, ना कि आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे जाने की कोशिश करें। मलिशियस प्रॉक्सी सर्वर्स का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, उसका यही है, दोबारा भी अब आपको बता देता हूँ कि आपके जो प्रॉक्सी सर्वर्स जो आप यूज़ करते हो, जब यूट्यूब ब्लॉक हो तो धड़ाधड़ यूज़ होते थे। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो आपका वेबसाइट होती है, जिसको आपको आपको एक कहीं और की लोकेशन पे ले जाके आपको कोई जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होती है उस तक रसाई फराहम कर रही होती है, उसी वेबसाइट के अंदर वो हमें उन्होंने कमाना तो होता है। मुफ्ते में तो कोई भी दुनिया में मुफ्ते में नहीं मिलता ना कोई भी चीज़, यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ योर डेटा इंफॉर्मेशन। तो खैर, आप जब वो प्रॉक्सी सर्वर ओपन करते हो, वो भी कोई भी वेबसाइट के ऊपर है, तो उसके अंदर आप लिंक एंटर करते हो, तो उसके ऊपर वो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हो। तो वो जो वेबसाइट आप प्रॉक्सी सर्वर की एक्सेस करते हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेब बग्स, कुकीज़ या डेटा लॉगिंग के ये सारे के सारे कोई बैकडोर भी उसके अंदर हो सकता है, जिससे आपके सिस्टम तक रसाई हासिल हो सकता है। सिस्टम की कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन चुरा के जो वेबसाइट बनाने वाला है वो अपने सर्वर पर स्टोर कर सकता है, या कहीं पे भी ईमेल के जरिए भिजवा सकता है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा, प्लीज डोंट यूज एवर प्रॉक्सी सर्वर, तो कभी भी यूज मत करें। सर्च इंजन, सर्च इंजन आपकी डेटा, आपके इंफॉर्मेशन इंडेक्सिंग करते रहते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं वो स्टोर करते रहते हैं, आपके सर्च पैटर्न्स, आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी हिस्ट्री, आपका सब कुछ। आपको जब आप कुछ सर्च करते हो तो आपको रेलिवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप हमेशा, आपने कभी सोचा नहीं कि आपसे रेलिवेंट, मतलब वही सेम चीज़ कोई और सर्च करे तो उससे हो सकता है डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। तो वो जो रिजल्ट्स से मिलेंगे वो रिजल्ट्स आपकी सर्च हिस्ट्री के मुताबिक होंगे, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होंगे। सब कुछ एवं नहीं हो जाता सब कुछ। तो इसके पीछे बहुत कुछ होता है। लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज, मैंने आपको बताया था पहले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह की स्टोरी के बारे में क्या हो सकता है। डिफेमेशन, insult, obscenity, pornography, sedition, incitement, fighting words, classified information, copyright violations, trade secrets, food labeling, non-disclosure agreements, the right to privacy, dignity, the right to be forgotten, public security, and perjury. अब मैं आपको थोड़ा सा इनका, जिसमें जो मुश्किल मुझे लग रहे हैं इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी सबका तो आपको समझ आ गई होगी। डिफेमेशन में आप किसी के खिलाफ भी कोई, आप पब्लिकली, आपको इतना आज़ादी नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दो इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि आपको आज़ादी है इज़हार राय की, डोंट डू दिस। तो
नेक्स्ट है जनाब फाइटिंग वर्ड्स। किसी के साथ आप इंसाइटमेंट, आप जब भी कोई भड़काते हो किसी को किसी बारे में, रिलीजियसली, एथनिकली या एथनिसिटी की बेस पे या किसी भी और ग्राउंड पे, तो इसमें जो बाकी जो आगे है इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई जो आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए आप उसको पब्लिकली शेयर कर देते हो, तो ये भी अलाउड नहीं है, ये भी इलीगल है। फूड लेबलिंग, आप कोई भी आप फूड से रिलेटेड आप कोई भी आप किसी भी तरह के जो पेटेंट्स वगैरह होते हैं उनको आप या कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, किसी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं दो पार्टीज के दरमियान। यू कांट डिस्क्लोज पब्लिकली द राइट टू प्राइवेसी, यू कांट डू एनी वायलेशन। डिग्निटी का ख्याल रखना होता है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होता है। द राइट टू बी फॉरगॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द राइट टू बी फॉरगॉटन इज के मुझसे 5 साल पहले गलती हुई थी, मैं किसी बुराई में इन्वॉल्व था, आई डिड सम बैड एक्टिविटीज, तो देन मैं सीधे रास्ते पे आ गया, अच्छा इंसान बन गया। तो अच्छा इंसान बनने के बाद अब मुझे 5 साल हो गए, आई एम अ गुड पर्सन, आई हैव नेवर डन एनीथिंग बैड लाइक दैट जो भी हुई थी एक्टिविटीज। तो मेरा हक है कि बार बार मेरे सामने वो चीज ना लाई जाए। तो आपका ये हक है कि कोई भी उसको डिस्कस ना करे जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर ऐसी कोई हैंकी पैंकी करते हो कि पुराने गढ़े मुर्दे उखाड़ के ले आते हो, तो दैट इज समथिंग जो इसकी वायलेशन है प्राइवेसी की, राइट, पब्लिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, इसमें ये नहीं आता। पब्लिक सिक्योरिटी की जब पे बात आती है, पब्लिक सिक्योरिटी लाइक मैंने आपको लाहौर वाले इंसिडेंट की एग्जांपल दे दी कि जहाँ पे एक पूरी सोसाइटी कम्युनिटी की खतरे में डाल दिया था, उनकी क्या कहते हैं ना, जान और माल को। और इवन मुल्क के भी ऐसी कैंपेन्स होती हैं, मुल्क की सतह पे भी ऐसे इशूज डेवलप हो जाते हैं सिर्फ ऐसे मसलों से। आखिर में पर्जरी, पर्जरी क्या होती है? पर्जरी इज द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रूथफुल or making a misrepresentation under oath। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे आके कोई भी बंदा बता दे कि लाइक मैं एफआईए का डायरेक्टर हूँ और एफआईए में ये बिल पास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये एक्टिविटी है, कुछ आप ये करें वो करें वो करें। या फिर पीटीए की तरफ से आपने कभी कभी वो इश्तिहार देखे होंगे कि पीटीए की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज आया है। या फिर आपको कॉल करके कोई कहे कि मैं एफआई का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, मैं आईएसआई से बोल रहा हूँ, मैं आपाक आर्मी से हूँ, या रिप्रेजेंटेशन जो फेक बंदा वो उसमें रिप्रेजेंटेशन बना के आपको ट्रैप करने की कोशिश करे या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करे कोई भी। क्वेश्चंस आखिर में, मास सर्विलेंस क्या होता है? मास सर्विलेंस में ये होता है कि आपका आपकी सेफ्टी की खातिर जो आपका है मुल्क का जो कानून की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सर्वेल कर रहे होते हैं, जिसमें आप सस्पिशियस एक्टिविटीज हो सकती हैं और कंट्रोल रखने के लिए होता है और सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की, कोई किसी के राइट्स को वायलेट ना कर रहा हो। इस पर मैं ज़्यादा टाइम वो लगाऊंगा कि अगर हमने क्वेश्चन आंसर पे भी जाना और लीगल भी आगे देखना है। वेज टू फाइट के आपने इसको जो सर्वेलेंस वगैरह के इससे बचने की अगर आप कोशिश करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप इंक्रिप्शन यूज़ करें और वनरेबिलिटी से बचा के रखें, क्योंकि आपके पास जो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप हैक हो सकते हैं, कंप्रोमाइज हो सकते हैं। एनोनिमाइजर यूज़ करें, एनोनिमाइजर सॉफ्टवेयर्स जिससे आप अपने आप को एनोनिमिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी कनेक्ट हो तो आपकी एक्चुअल पहचान आपके सामने ना हो, इंटरनेट के ऊपर आप कोई और पहचान हो आपकी वहाँ पे।
सबसे आखिर में रेज योर वॉइस, अगर आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन जो इलीगल है, अनएथिकल है, तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करें इसके लिए। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स की मैंने एग्जांपल थोड़ी काफ़ी सारी दे दी, और थोड़ी सी आगे जब इसके अंदर आएंगे ना लीगल पार्ट के अंदर, तो मैं इसके अंदर मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा किस किस तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। चलें जी, हमारा आखिरी टॉपिक का पार्ट जो है ना इस आज की डिस्कशन का है साइबर क्राइम बिल 2016, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो नॉर्मली जिनको आप छोटा समझते हैं, जिन एक्टिविटीज़ को हैं की पैंकियों को, वो कितना आपके लिए डैमेजिंग हो सकती हैं। अब शुरू करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनीवन्स फोन लैपटॉप कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स फॉर 3 months और फाइन ऑफ 50,000 रुपीज इम्पोज्ड फॉर बोथ। किसी का फोन या लैपटॉप अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना, सिर्फ एक्सेस करना, 50,000 रुपये जुर्माना, 3 महीने कैद और रेपुटेशन बोनस में। तो और कैरियर भी, कोई भी आपके पास जब आप किसी को लीगल प्रोसीजर को आप सफर वो करते हो, सॉरी फेस करते हो, तो आपके कैरियर तो आपका फॉरएवर के लिए निशान छोड़ जाता है उसके ऊपर, जो भी आपकी वो होती है प्रोसिक्यूशन। आपने किसी का फ़ोन या लैपटॉप उसकी इजाज़त के बगैर एक्सेस किया है ना, वो भी क्राइम है और इसकी सज़ा है। ये दोनों हो सकते हैं। अनऑथराइज्ड, लाइक इसकी एग्जांपल मैं ये पहले की एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने किसी का फ़ोन जाके उठा लिया ना, इसको ऐसे ही खोल के देखना है इसके अंदर क्या है, और लैपटॉप खोल के देखना है अच्छा इसके अंदर इसने क्या काम किया है, क्या एक्टिविटी की है, सिर्फ खोल के देखा है। अगर उसने रिपोर्ट कर दिया और आप एफआई हरकत में आ गया, तो आपकी शामत आ गई, बस खत्म, आप काम से गए। अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ एनिमल डेटा कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स फॉर 6 months और फाइन ऑफ अप टू 100,000 रुपीज इम्पोज्ड ऑन बोथ। लीजिए जनाब, आपने किसी का डेटा कॉपी करने की कोशिश की, अच्छा इसने असाइनमेंट बनाई हुई है, जल्दी से यूएसबी में कॉपी कर लो, इसको लगाओ इधर इधर कॉपी कर लो, अच्छा इसके फ़ोन से जो है ना मैंने पिक्चर्स कॉपी करनी है, इसके फ़ोन से कुछ भी कॉपी करना है डेटा, आपने कॉपी कर लिया, उसने रिपोर्ट कर दिया, आप गए काम से। 6 महीने जेल, लाख रुपए जुर्माना, इनमें से कोई एक या दोनों। डैमेजिंग डेटा ऑफ एनीवन्स फोन फॉर टॉप extra can put you behind the walls for 2 years or a fine of up to 500,000 or both। आपको गुस्सा आया आपके अपने फ्रेंड पे, अपनी फ्रेंड पे, आपने उसको फोन उठाया जमीन पे पटक दिया, गया काम से, टूट गया। लैपटॉप उठाया पटक दिया, ये तो डिस्ट्रॉय कर दिया आपने उसको। चलें, मैंने उठाया फोन, डिलीट कर दिया इसका, मैंने कोई ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर सेंड किया, वायरस सेंड किया, फोन का लैपटॉप को देखा, उसका लैपटॉप करप्ट हो गया उसका। क्या हो सकता है, मैंने कोई ऐसा इंक्रिप्शन वाला जो होता है सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं, जो इनक्रिप्ट कर देता है डाटा जाके, मुझे भी नाम याद नहीं, निकल गया। तो वो मैंने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सेंड किया, तो उससे डेटा उसका जाके खराब, डैमेज हो गया, इंक्रिप्ट हो गया, और जो भी हो गया। तो ऐसा कोई एक्टिविटी की है तो उसकी सजा जनाब 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी है। Glorification of an offense and hate speech, religious or ethnic, can put you behind the bars for 7 years or fine of 10 million rupees। ये बहुत बहुत आप किसको बहुत लाइटली लेते हो, कितना सख्त किस्म का आपका ये वो है, जुर्म है। हेट स्पीच, शिया काफिर, सुन्नी काफिर, और पठान ऐसे की ऐसी, ये पठान ऐसे, वो पंजाबी ऐसे, ये ऐसा है, वो ऐसा है। या फिर आपने हेट स्पीच कर दी, हेट स्पीच अगेंस्ट कैन बी एनीवन, अगेंस्ट एनीवन, कि जिससे आपका क्योस फैले सोसाइटी में, या आपने इवन बढ़ावा दिया, आपने ये नहीं कि शुरुआत दी, आपने बढ़ावा दिया किसी को, किसी ने आप लाइक आपने, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना साहिवाल वाले इंसिडेंट की, कि अगर आपने उसमें पुलिस की गुंडागर्दी के ऊपर आपने इतना ज़्यादा कैंपेन को ज़्यादा कर दिया है ना, तो आप ये हो सकता है कि दूसरे दिन आगे पत्थर उठा के पुलिस के ऊपर मारना शुरू कर दें। तो जिसने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया और सारे बढ़ गए, जिसने उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि शेयर किया, अब ओरिजिन जिसने भी किया, आपने शेयर किया, आप भी गए, 7 साल कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 मिलियन। अब आपको दिमाग ठिकाने आ गया होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ ऐसी हरकत करते हुए आप 10 दफ़ा सोचेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे तो आप लोग समझते नहीं हो ना, पाकिस्तानी इस्लाम में मशहूर है।
जब तक पढ़े ना। Whoever commits or threatens to commit any of the offenses such as damaging critical data, spreading hate speech can put you behind the bars for 14 years or up to 50 million fine. लीजिए जनाब, आपने शुरुआत की है कहीं पे किसी भी मामले की, किसी हेट स्पीच की कहीं पे भी, या किसी का क्रिटिकल डेटा डैमेजिंग क्रिटिकल डेटा क्या हो सकता है? आपने नादरा के सिस्टम पे अटैक कर दिया, डेटा सर्वर पे, डेटा सर्वर, डेटा सिस्टम पे, डेटा सर्वर पे, या फिर आपने किसी बैंक के सिस्टम पे या किसी भी बड़े इदारे के डेटा सर्वर्स पे या कुछ किसी भी, या फिर आपने कोई बड़ी हेट स्पीच वगैरह के कोई आपने उसको किया है, स्प्रेड करने में उसको मुआवनत किया है, उसकी बैक पे थे, 14 साल जेल में, 5 करोड़ रुपए जुर्माना, कैरियर गया। इसीलिए ये जो बच्चे हैं ना, जो हैकर्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ा एक वार्निंग है, साइन, डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइव्स। मैं आपको एक केस स्टडी भी बताता हूँ, इसके बाद ये खत्म कर लो। Unauthorized use of someone's identity can land you in the jail for 3 years and a fine of up to 5 million or both. अब आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपने किसी का फेसबुक अकाउंट हैक किया, उससे कांटेक्ट करके मैं आपको एक फ्रेंड सर्कल में ऐड कर रही हूँ, आपके पास एक कोड आएगा, बताना, उससे आगे आगे। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं आपको, या फिर आप प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, आपने किसी के नाम से फेक आईडी बना ली, बुशरा के नाम से, और बुशरा के ख़ानदान वालों को या फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, मैं इमरजेंसी में, मुझे पैसे सेंड करिए, वो पैसे लेने के देने पड़ जाएंगे, 3 साल जेल में, 50 लाख रुपए जुर्माना। Displaying or showing a sexually explicit video or image of anyone can land you in jail for 7 years or fine of up to 5 million or both. जो लोग गुस्से में आके, जज्बात में आके किसी की इज्जत खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए जज्बाती होके कोई कंटेंट शेयर कर देते हैं पब्लिकली, हत्थे चढ़ गए ना, 7 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना, तो जिंदगी सारी बढ़ गई। बाहर निकल के भी क्या मुंह दिखाओगे, कहाँ आगे जाओगे? Spamming can get you with a fine not exceeding 50,000 rupees for first time. Every subsequent violation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine of up to 1 million rupees or more. Spamming क्या होती है? Spamming ये होती है कि without consent of other person you start sending messages. इसकी एक ये डेफिनेशन है, दैट इज सो अलार्मिंग फॉर यू गाइस। तो आप का दिमाग टिकाने आ जाएगा कि आपने बगैर किसी इजाजत, किसी की इजाजत के उसको मैसेज करना शुरू कर दिया, उसको तंग करना शुरू कर दिया। मतलब स्पैमिंग का ये होता है कि बगैर किसी कंसर्न के आप जब दर मैसेज शुरू कर देते हो, ये जो मार्केटिंग वाले खास तौर पे करते हैं। अगर आपने ये हरकतें शुरू की तो आपको पहली दफ़ा 50,000 रुपये जुर्माना, और आपने आगे की पहली वार्निंग के बाद तो फिर तुसी बढ़ गए, 10 लाख रुपए जुर्माना भी और कैद भी। आपको मैं एक केस स्टडी बताता हूँ कि, ठीक है हमारे पास टाइम है अभी क्वेश्चन आंसर के लिए। आप के लिए एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना नसीहत बन जाएगी। एक बच्चा था 17 साल का, आई थिंक, उसने ना एक बैंक का सर्वर कंप्रोमाइज कर दिया। कैसे? ऐसे ही शौकिया होता है ना, वो बच्चों को शौक होता है भी, आदत तो बस इसमें तो घुसना है ना, इधर इधर तो ये तो करना है ना, इसको ब्रीच करना है। उस वक्त कानून नहीं था, मतलब ये वाला साइबर क्राइम्स वाला, ये आज से मेरे को 10-15 साल पहले की बात है। तो उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके ऊपर जो दफात लगी
I'm not sure the exact period, but he was put into the prison for more than 10 years, I think. एक बच्चा जिसका कैरियर अभी शुरू ही नहीं हुआ 10 साल के लिए कैद में चला जाए, कहाँ जाएगा वो, क्या बनेगा उसमें? एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश लड़का, उसने टोनी ब्लेयर का फोन हैक किया, कंप्रोमाइज किया, जेल में गया। बच्चा था, अभी अंडर 17 था, 13 ईयर्स था, 13-14 ईयर्स। अंडर एज होने की वजह से जेल से जल्दी बाहर आ गया। बाहर आया तकरीबन 17 साल की उम्र में उसने MI की हॉटलाइन ब्रीच की। नॉट रॉन्ग, तो मेरे ये जो फिगर्स हैं ना ये मुझे भूल जाते हैं। 17 साल में उम्र में उसने हॉटलाइन ब्रीच की, जेल भेज दिया। फिर अंडर एज होने की वजह से उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली, वो बाहर आ गया एक दो जल्दी, मेरे ख्याल में 1-2 साल में। 21 साल की एज में उसको दाइश ने उठा लिया। वो बच्चा 21-22 साल का दाइश की साइबर कमांड का हेड बनना चाहता है। एंड इतना वो काबिल बच्चा था कि अमेरिकन टॉप हिट लिस्ट में था। सीरिया के ऊपर दो, जो सीरिया में जो बंदे थे ना, जो उनमें एक अहमद जवाहिरी था और एक ये बच्चा था जो मोस्ट वांटेड थे आईसिस में। इस बच्चे के ऊपर 2 एयर स्ट्राइक्स हुई, मेजर एयर स्ट्राइक्स। पहली एयर स्ट्राइक में ये बच गया और दूसरी एयर स्ट्राइक में मारा गया। अब आप ये सोचिए, आपके लिए सोचने के लिए जो पॉइंट है कि आपका ये स्किल आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करें, सोच समझ के यूज़ करें। किसी के हाथों का खिलाड़ी ना बने, किसी के हाथ कोई आपसे स्किल को यूज़ करके कोई ऐसी मिलिशियस इलीगल एक्टिविटी ना करे। ओके, ये वो स्किल है जिसका मैं, जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी, आपके हाथ में एक बंदूक है, ये बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आगे वाला ज़माना इंफॉर्मेशन वॉर का है। ये जो कंप्यूटर के ऊपर हो लड़ाई, इंफॉर्मेशन के ऊपर डेटा ब्रीचेज होंगी। अगर किसी के ऊपर अटैक भी करना है तो बैठे रिमोटली, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ईरान में या सॉरी इंडिया में या अमेरिका में इसराइल के ऊपर अटैक हो रहे होंगे। स्टक्सनेट का आपको पता है, स्टडी कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। स्टक्सनेट में ये हुआ था, यूएस में बैठ के ईरानियन न्यूक्लियर सिस्टम को बर्बाद किया था, तबाह किया था यूएस में बैठ के। Thank you everyone. दिए मेरी थोड़ी सी contact details हैं. If you want to ever contact me for any guidance, information, you're always welcome. I will be happy to provide you all. This is all from my side. Now, question and answer time. Asad Saab, if you are there, जी सर, आई एम हियर। how are we gonna do that? कैसे करना है इस question answer session को? माइक के थ्रू, चैट क्वेश्चन के आंसर थ्रू? सर, ये नहीं, माइक के जरिए अगर हम करते हैं तो ये तो साफ सर बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा, हर बंदा बोलने की कोशिश करेगा तो शोर हो जाएगा। ये चैट में ही ये सवाल पूछते हैं। कल भी इन्होंने चैट में सवाल पूछे थे, जो भी इनके, चलें भी शुरू हो जाएं फिर तो चैट उनके में हम ही, जवाब दे and देंगे। post your questions. बल्कि मैं देख भी रहा था कि ये पूछ रहे थे सवालात वगैरह। अच्छा, एक होता है बहस बराए बहस। उनका मकसद होता है बहस करने का कि हमने जी बहस करनी है। दूसरा वो लोग होते हैं जो बहस करते हैं कुछ सीखने के लिए। तीसरे वो लोग होते हैं जो बहस करते हैं अपने आप को शो करने के लिए, For यहाँ example, हम कोई चीज़।
तो इनमें मैं कुछ लोग ऐसे देख रहा था जो माशाल्लाह उनका लेक्चर की तरफ तवज्जो कम ही थी, बल्कि वो चैट में आके अपने आप को बड़ा शो करवाना कि हम शायद हैकर हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए हमें। आपका क्या मशवरा है? बिल्कुल, इफ यू एनीवन वांट्स टू इंटरवीन तो ये जो लोग थे मैं देख रहा था इनको आपसे मैं डिस्कस करूंगा। इनको इंशाल्लाह हम मौका देंगे कि यहाँ पे जो इतना ये लोग कह रहे थे, देखें तो सही इनमें इनमें क्या पोटेंशियल है। अगर वाकई ही इनमें पोटेंशियल है तो नेक्स्ट वी इनकरेज हम देम, एक्चुअली हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को इनको हम अप्रिशिएट। इनकरेज करेंगे। जरूरी तो नहीं। अब यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है, मैंने डिस्कशन की जेनेरिक, इट वाजंट इंटेंडेड टू बी एट एनी लेवल। मैं ये नहीं कह सकता बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। ये ऐसा था, इंट्रोडक्टरी था कि भाई जिसको आप यहाँ पे लिटरेचर का भी बंदा बैठा है तो उसको भी समझ आ जाए, जहाँ पे जो बेसिकली इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए उसको भी समझ आ जाए, जिसके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नॉलेज है उसको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। यस हमजा, प्लीज़ आप पोस्ट कर दें क्वेश्चन यहाँ पे। कल भी मैंने इन्हें एक बात की थी कि हमारे साथ जो लोग शामिल हैं वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हैं, मुख्तलिफ इदारों के भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बेसिक लेवल के भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, आईटी के भी लोग हैं। तो हमने उन सबको साथ लेके चलना है। काइंडली टेल अस द सिंपल वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम साइबर क्राइम। मेरे ख्याल में तो अब तक यही बात होती रही है, कल भी यही बात हुई है कि सिक्योर किस तरह से करना है खुद को, आज भी सिक्योरिटी की बात हुई है। कभी भी कोई मलिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें आप ये जो क्रैक्स वगैरह यूज़ करते हैं एट योर ओन रिस्क, क्योंकि एवरीवन, मैंने आपको पहले बताया कि कोई नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो आपको ये पहले ध्यान में सोच लेना चाहिए कि आप कुछ कुछ इसके बदले में दोगे। पैसे नहीं दे रहे तो कुछ और दोगे, इन्फॉर्मेशन, आपको जो डेटा है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर काइंडली ये आप खुद ही चैट बॉक्स चेक कर लें, ये जो सवाल लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ एक जी सवाल ये बिल्कुल। लाइव बनूर पूछ रही हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको हम अपनी सीवी के साथ अटैच कर सकते हैं? हाँ जी श्योर। बिल्कुल, आपने एक ट्रेनिंग ली है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो वो आप ट्रेनिंग उसके साथ सीवी के साथ अटैच करेंगे, इसकी एक वर्थ ओ, बनेगी। दैट्स अ सर गुड क्वेश्चन काइंडली के चैट बॉक्स आप चेक कर लें। और डिवाइस फॉर्मेट करने के बाद भी अगर डेटा रिकवर हो जाता है तो ऐसे क्या करना चाहिए कि डेटा रिकवर ना हो। इसके लिए ये होता है कि आपका जो लाइक यूएसबी वगैरह है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि वो मल्टीपल टाइम इसको करते हैं फॉर्मेट, और मल्टीपल टाइम नेक्स्ट टाइम फॉर्मेट करने से पहले उसको फुल कर देते हैं रिडंडेंट डाटा से। मतलब वो एवरी जंक डाटा होता है उसे फुल करते हैं, उसको बार बार फॉर्मेट करते हैं। उसमें चांसेस क्या होते हैं कि जब आप रिकवर करते हो ना कोई भी आप डिवाइस जिससे आप डेटा फॉर्मेट हुआ, तो उसमें जो डेटा आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो रिकवर होता है जो एग्जैक्टली फॉर्मेट होने से पहले होता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसकी होती है। तो इसीलिए जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर जंक फाइल, जंक डेटा जो है ना उसके अंदर कॉपी करते जाते हैं, उससे भरते जाते हैं और बार बार फॉर्मेट करते जाते हैं। तो उससे ये होता है कि फिर आपका डेटा जो है ना उससे नेक्स्ट टाइम जब वो करेंगे तो उसको आप वो आपको जंक डेटा ही मिलेगा। कोई रिकवर करता है तो उसको आपको आपका एक्चुअल डेटा जो आपको पहले था उसके ऊपर वो नहीं होगा। सेल फोन के केस में जो है ना, सेल फोन के केस में जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना भी गारंटी नहीं होता कि आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। उसके केस में ये होता है कि आप फैक्ट्री उसमें आप उसकी यही आप मैनुअली काम करो कि आप उसके सेल फोन की मेमोरी को फुल करो जंक डेटा से, 2-3 टाइम उसको फिर फैक्ट्री रीसेट कर लो, तो उसके बाद आप जब आके जाके सेल करो फिर भी आप, लेकिन फिर भी आपकी गारंटी 100% गारंटी नहीं है कि आपका डेटा जो एक्चुअल है वो रिकवर नहीं होगा। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हो कि आपका पॉसिबिलिटी वो कम होती है कि आपका एक्चुअल डेटा रिकवर ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। I have got a call. असद प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें तो क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे लोग राय दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत ये कर ले एज यूजुअल जैसे होता है। हुकूमत को चाहिए कि हैकिंग करवाए, हुकूमत को चाहिए साइबर सिक्योरिटी सिखाए, हुकूमत को चाहिए CISSP को सिलेबस में शामिल करे। इस तरह के कुछ आ रहे हैं, तो आप कुछ कहेंगे इस बारे या मैं कहूँ?
हेलो। वशीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी, आई एम ऑन अ कॉल। मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप प्लीज इनको एड्रेस कर लें, रिस्पॉन्ड कर लें। ओके ओके। अच्छा जनाब, ये लोग जो कह रहे हैं कि एथिकल हैकिंग करवानी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी करवानी चाहिए, CISSP, तो ऑलरेडी आप देखें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में BS साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, हत्ता कि बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ ऐसे हैं जो करवा रहे हैं BS साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट करवाए, तो पिछले दिनों नेवटिक ने एक इनिशिएटिव लिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स का बड़ा ज़बरदस्त उनका कोर्स आउटलाइन था। तो कोविड की वजह से जैसे ही यूनिवर्सिटी बंद हुई तो अब वो भी बंद हो गया। अभी फिर से इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कुछ कंपनीज़ के साथ मिलके, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हमने जो भी काम करना होता है मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके करना होता है। तो एथिकल हैकिंग के या साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ हैं, वो हम लॉन्च करेंगे ताकि क्योंकि देखें ये वक्त की अशद ज़रूरत है। अगर शायद कल मैंने ये बात की है या नहीं की, तो ये वक्त की अशद ज़रूरत है। अगर हम लोग एथिकल हैकिंग की तरफ नहीं जाते, साइबर सिक्योरिटी की तरफ, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी तरफ अगर हम नहीं जाते, तो हम पीछे रह जाएंगे दूसरे ममालिक से टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पे आपने कल गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी के बारे में बताया था, उसमें एक ऑप्शन सिक्योरिटी का था जिसमें मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और USB का ऑप्शन था। ये देखें, ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह USB का ऑप्शन था, ये भी वैसे ही होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट का आप इस्तेमाल करते हैं, कि फिंगरप्रिंट का जैसे ऑप्शन होता है कि उसको फिंगरप्रिंट के ज़रिए आप सिक्योर कर सकते हैं, तो USB में भी वैसे ही उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। बल्कि आजकल तो USBs भी कई ऐसी आ रही हैं जिसमें फिंगरप्रिंट होता है। हाउ टू डिफरेंस बिटवीन सिंपल लिंक एंड हैकर लिंक सो दैट वी, ये पूछ रहे हैं कि सिंपल लिंक और हैकर के लिंक में क्या फ़र्क होता है। देखें, इसका इंशाल्लाह कल कल आप लोगों का होगा फर्स्ट एड रेस्क्यू वालों की जानिब से, फर्स्ट एड का और मे बी फायर ब्रिगेड का 1 घंटे का वो होगा, और 1 घंटे का आपका साइबर सिक्योरिटी का। तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डेमो दूंगा, फिशिंग अटैक का और की लागर का, और इन लिंक्स के मुतालिक भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब ये हैकिंग टेक्निक का बता नहीं सकते, किसी XYZ चैनल का अगर हुआ है तो, क्योंकि हमें उसका आइडिया नहीं। हम तो बेसिक बता सकते हैं कि बेसिक कैसे क्या जो है हो सकता है। यस, यू कैन अनलॉक लैपटॉप, बाईपास कर सकते हैं एन्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आप यूएसबी के अंदर आप मेल कोई भी आपका इंस्टॉल करके। श्योर, आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। अकील साहब, आई एम नॉट श्योर हाउ कैन यू प्रेजेंट, आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट इट इन योर पावर। शायद कल भी ये इस तरह की कोई बात कर रहे थे। आप एक काम कीजिएगा, नासर साहब का आपके पास नंबर है, आप उनसे कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा अकील साहब। बिल्कुल, वो जो 13 वाला नंबर है उस पे आप कॉल करेंगे, कोई भी होगा टीम में से, तो या आप उनसे बात कर लीजिएगा, या फिर वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेंगे और मैं उनको बता दूंगा सारी बात। उसके अलावा जी किसी का कोई सवाल, किसी का कोई इशू?
ओके, डायरेक्टली आपने मैसेज किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हैकिंग से रिलेटेड जब आप कोई पब्लिकली आप कंटेंट शेयर करते हैं ना कि आप हैकिंग कैसे करते हो, ये मतलब आप सिर्फ आप नहीं, आप बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि हैकिंग टेक्निक्स वगैरह सीखने के लिए एनीवन कैन गो एनीवेयर और वहाँ से सीख सकता है। अगर आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको बैड पर्पस के लिए आपने वो शेयर किया। हैकिंग काउंटर मेयर्स के लिए भी होता है, लाइक आपको जब पता चल जाए कि ये चीज़ ऐसे हैक हो सकती है तो उसके मुताबिक आप इसकी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करोगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचो हमेशा कि हैकिंग के लिए जो आपको बात बताई जा रही है वो आपको हैक करने के लिए बताई जा रही है। आपको वो ये भी आप सोचा करो उसका दूसरी साइड पे, दूसरे एंड पे, कि वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कैसे करना है आपको। यस प्लीज हमजा। सर पाकिस्तान में एथिकल हैकिंग के रिलेटेड बुक्स हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कई ऐसे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जो कि एथिकल हैकिंग के मुतालिक, साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक लिखते हैं। बल्कि अगर मैं अपनी बात करूं तो एथिकल हैकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मुतालिक ऑलरेडी मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है। उसके अलावा जो CCNA है, CCNA के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मुतालिक भी बुक पब्लिश हो चुकी है, जो कि तकरीबन 7 कंट्रीज़ में पब्लिश हुई है। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। ये जो आप क्वेटा से आप कह रहे हैं ना किसी से कांटेक्ट के लिए, ये मेरे ख्याल में आप वही, आप जो कांटेक्ट नंबर है उस पर रब्ता कर लीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने कैसे वहाँ पे क्वेटा में काम करना है। ओके, आइडेंटिटी के बारे में जो क्वेश्चन है ना कि हाउ टू चेक, आप इसके सोशल मीडिया के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे आप इवन सर्च इंजन के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ कहाँ पे शेयर्ड है, किस किस जगह पे है। एक और टूल है, उसका टूल का नाम माल्टीगो। माल्टीगो, अगर आपको टेक्निकल आईटी के बंदे हो तो वो टूल इंस्टॉल करें, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सर क्या बुक्स नेम आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? आप सर्च करेंगे तो वो बुक आ जाएगी, क्योंकि बहुत तकरीबन मैंने बताया कि 6-7 कंट्रीज़ में वो पब्लिश हुई है। तो जैसे ही आप वो सर्च करेंगे तो फर्स्ट पूरे पेज पे वही बुक ही आती है। वो है CCNA एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय मोहम्मद असदुर रहमान, इस नेम से। अगर आपको मेल हो या फीमेल हो, एक क्वेश्चन आया है, अगर आपको मेल हो या फीमेल हो कोई हैरेस कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ईमेल के ऊपर, कहीं से भी किसी भी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में, तो वो सेम उसके ऑफेंस जो मैंने आपको बताए हैं सेम पेनल्टी है उनकी हैरेसमेंट की। आप nr3c.gov.pk पे जाके रिपोर्ट कर दें और आगे FIA जाने और वो बंदा जाने। यस, आप जब बिट लॉकर या कोई भी आप इस तरह का जो यूज़ करते हैं ना सॉफ्टवेयर, देयर आर सॉफ्टवेयर, उसमें ऑप्शन होता है। उसमें ऑप्शन ये होता है कि आपने डेटा को इनक्रिप्ट करना है या सिर्फ डिवाइस के ऊपर एक लॉक लगाना है, स्टोरेज के ऊपर। तो अगर आपने उसके ऊपर डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया है तो डेटा आपका इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड डेटा को जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं करेगा हैकर, तो तब तक वो नहीं एक्सेस कर सकता। अगर आपने सिर्फ उसको एज अ लॉक यूज़ किया हुआ है तो लॉक यूज़ मतलब आपने ये कि आपकी बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी का जो मेजर है वो बहुत लो है। तो आपने अगर उसके सिर्फ डिवाइस के ऊपर, वो सॉरी ड्राइव के ऊपर एक लॉक लगा दिया है, इनक्रिप्ट नहीं किया डेटा जो उसके अंदर है, तो फिर आपका अगर वो लॉक ब्रेक हो गया तो डेटा उसके हाथ में आ जाएगा। अब वो लॉक ब्रेक हो भी सकता है, इट्स पॉसिबल, बिट लॉकर वाला। अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह कराने हैं तो आपके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको गाइड कर देंगे। ये शायद पुलिस से हैं कोई, इन्होंने कल भी सवाल किया था कि व्हाट्सएप वगैरह और ये चीज़ें हैक होने के बाद वो पुलिस स्टेशन विजिट करते हैं। तो कल भी मैंने ये बात बताई थी कि पुलिस का इसमें कोई भी किरदार नहीं है। वो उसको रेफर कर देते हैं कि आप लोग साइबर क्राइम विंग वालों के पास जाएं और उनको रिपोर्ट करें। बशीर साहब, जी। क्या आपके मोबाइल से आपके मैसेज फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड निकलवा सकता है आपकी परमिशन के बगैर? नहीं, आजकल बहुत सख्ती हो गई है।
लॉ इन्फोर्समेंट कोर्स के अगेंस्ट कोई FIR रिपोर्ट वगैरह वो करनी पड़ती है, बाकी ये आम टेलीकॉम वगैरह ऐसे नहीं होते, उसका लॉग मेंटेन है। तो फिर आप खुद दे देना, हाँ यही है जैसे कि सबसे अच्छा निकलवानी तरीका, पड़े। यही है कि जिसका आपको चाहिए ना आप उसको कन्विंस करें कि ये अपना डाटा दे दो जरा। लुकमान अब्दुल्ला पूछ रहे हैं माय क्वेश्चन ऑन प्रिपरेशन एंड सर्टिफिकेशन रिमाइंडर। जी बिल्कुल, प्रिपरेशन की ही ऑलरेडी मैंने आपको बात किया है कि वो जो बुक है वो प्रिपरेशन के मुतालिक ही है, CCNA के जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन के मुतालिक। और दूसरी जो मेरी बुक है वो है CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो होते हैं इसी कौंसल से, उनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के मुतालिक दूसरी बुक, तो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब एग्ज़ाम उसका देंगे साफ ज़ाहिर है, फिर अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी आपकी इसी कौंसल से, CEH की। ये कह रहे हैं जी कोई और वे बताएं इंटरनेट से लर्निंग की। डायरेक्ट आप इसी कौंसल से कर सकते हैं, उसके अलावा सिस्को है, सिस्को वाले साइबर सिक्योरिटी का भी करवा रहे हैं, CCNA वगैरह भी करवा रहे हैं, उनसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत जल्द हम फेब से इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा पहले ये प्लान था कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ और कॉलेजेस के साथ मिलके हम साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकिंग के कोर्सेज लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी तक कई लोग हमारे से रब्ता करते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान से कि आप हमें ऐसा कोर्स करवाएं। तो साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म से तो हम बिल्कुल ही हैकिंग के ना ही साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि वो पेड कोर्स होंगे और साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ये पेड कोर्सेज या पेड इस तरह से प्राइवेट कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए हम पहले यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करने का सोच रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद हो गए हैं कोविड की वजह से। तो अब इंशाल्लाह हम जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कुछ, उनके साथ मिलके ऑनलाइन ही इन कोर्सेज़ को हम लॉन्च करवाएंगे। पेड कोर्सेज़ होंगे वो इंशाल्लाह फेब तक हम मुतवक्के है कि इसको स्टार्ट करा देंगे। सर अगर कोई हरासा कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट किसको करनी है? इस मुतल्लिक जनाब कल या परसों के सेशन में डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि किस वेबसाइट पे रिपोर्ट करना है। अगर फिज़िकल जाके सेंटर पे करनी है रिपोर्ट तो वो किस तरह से करनी है, इस मुतल्लिक पूरी आपको डिटेल बता दी जाएगी। ये सिम कार्ड हैक होने के मुताबिक मुतालिक ये है कि आपका एट ए टाइम सिर्फ एक ही कार्ड चल सकता है, सिम कार्ड एट ए टाइम 2 सिम कार्ड नहीं चल सकते, और वो भी एक अगेंस्ट उसका जो हार्डवेयर आईडी होती है सिम कार्ड की, उसके वो चलता है कि आपका अगर हार्डवेयर आईडी उसके जो बाकी जो होता है कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसके साथ मैच ना करे तो आपकी सिम एक्टिवेट नहीं होती, तो कोई कॉपी नहीं हो सकती है सिम की। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस day or evening ahead. That's all from my side. Asad Saab, floor is all yours. I beg leave. Allah Hafiz. ओके सर, थैंक यू। ओके जी, आज का हमारा जो सेशन था वो ख़त्म हुआ। हमारे साथ मौजूद थे मुबशिर सरगना साहब। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था, मुबशिर सरगना साहब वो महान शख्सियत हैं जिनसे मैं ये कहूँ कि इंस्पायर होकर मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आया था आज से 2 साल पहले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमारे साथ होंगे ये। 2 साल मैं इनके साथ रहा, इनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे सीनियर भी हैं, कोलीग भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो आज वो हमारे साथ थे। एक बड़ा मज़ेदार सेशन था, लेकिन थोड़े से इश्यूज़ आए उसकी वजह से, बारिश की वजह से और नेटवर्क की वजह से। तो ये आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इसी तरह ये सेशन चलता रहेगा। कल आप लोगों की थी ट्रेनिंग, आज ट्रेनिंग, कल की जो ट्रेनिंग होगी वो 1 घंटे का सेशन आपका साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट होगा। वो आपको इंशाल्लाह डेमो दिया जाएगा उसके मुतल्लिक, की लॉगर्स के मुतल्लिक, फ़िशिंग अटैक और इनके मुतल्लिक कि किस तरह से ये होते हैं, ये वर्क किस तरह से करते हैं। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा 1 घंटे का जो आपका सेशन होगा वो होगा रेस्क्यू 1122 वालों की जानिब से इंशाल्लाह।
फर्स्ट एड के मुतालिक, क्योंकि जो हमारे साइबर स्काउट्स हैं कुछ लोग कह रहे थे कि जी इसकी क्या ज़रूरत है फर्स्ट एड की ये वो। तो जनाब फर्स्ट एड की सेल्फ डिफेंस की भी सेम एज इट इज़ ही ज़रूरत है जैसा कि हमें साइबर सिक्योरिटी की या बाकी जो हैं उनकी ज़रूरत है। तो साइबर स्काउट्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, हमारे जो साइबर स्काउट्स हैं वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट नहीं होगे। हम बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी की तो अवेयरनेस देनी ही देनी है उन्होंने लोगों को, लेकिन हंगामी सूरत हाल के लिए इनको हम तैयार करते हैं कि अगर हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू वालों को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे स्काउट्स में से कोई वॉलंटियरली अगर रेस्क्यू के साथ शामिल होकर काम करना चाहे तो कर सकता है। उसके अलावा इसी तरह सेल्फ डिफेंस की भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हंगामी सूरत हाल में ये लोग जाके इदारों की ये मदद कर सकें। ठीक है, तो ये वजह थी। और फीमेल्स को तो वैसे भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, इस वजह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं हो पाई इस दफ़ा क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे ही अल्लाह पाक खैर फरमाए ये कोविड की सूरत हाल ठीक होती है तो हम फिज़िकल ट्रेनिंग भी अरेंज कर लेंगे ताकि उसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो बेहतर से दी जा सके। ठीक हो गया जी, कल आप सब लोग आज की तरह तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह कल फिर से